गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को अलॉटमेंट चैप्टर रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। पिछला रिवीजन जो मैंने कराया था वो प्रॉस्पेक्टस चैप्टर का था एंड अभी हम लोग अलॉटमेंट चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। पहले मैं इसकी थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन वी विल गो इनसाइड व्हाट इज रिटन। करेक्ट। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर ने कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजा है। पब्लिक इशू के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। 2 पेज है। पहला पेज पब्लिक इशू के एंगल से बात करेंगे, दूसरा पेज प्राइवेट प्लेसमेंट के हिसाब से बात करेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक इशू। आईपीओ, एफपीओ। कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस बांटती है, फिर इन्वेस्टर जिनको अच्छा लगता है वो लोग एप्लीकेशन मनी देते हैं। तो अब बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं। अब कंपनी जिनको अलॉट करना चाहती है और जितना शेयर अलॉट करना चाहती है उतना अलॉट करेगी, वो फैसला कंपनी का है। अलॉटमेंट इज द एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी of the offer in the form of application money given by the investor। जब तक हम किसी भी इन्वेस्टर को शेयर अलॉट नहीं कर देते तब तक वो इन्वेस्टर कहलाता है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसला लेकर किसी भी इन्वेस्टर को शेयर अलॉटमेंट कर देते हैं तब वो बन जाता है शेयर होल्डर। तो जब तक शेयर होल्डर नहीं बनता तब तक इन्वेस्टर बोलोगे, उसके बाद शेयर होल्डर बोलोगे। नाउ पब्लिक इशू के अंदर अलॉटमेंट के कुछ कंडीशंस हैं। 4 कंडीशंस है, 4 मेन कंडीशंस हैं जो 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए हुए हैं। 1 2 3 4। ओके, इन पब्लिक इशू वी आर टॉकिंग अबाउट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इन पब्लिक इशू। जो मैं बोल रहा हूँ शेयर्स के लिए वो डिबेंचर के पब्लिक इशू पे भी एप्लीकेबल है, पर बोलते वक्त सिर्फ शेयर्स बोल रहा हूँ, ठीक है। सो कंपनी पब्लिक इशू किया है, एप्लीकेशन मनी आ गया, नाउ द कंपनी वांट्स टू अलॉट। तो अलॉटमेंट के इनके 4 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? सेबी और कंपनी लॉ में थोड़ा सा यहाँ फर्क है, हमें दोनों थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मैं बता दूंगा, ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कंपनी लॉ। सेबी की बस जानकारी होनी चाहिए पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हम ये चाहते हैं कि जब एक कंपनी पब्लिक इशू ला रही है तो डेफिनेटली द मनी दैट विल बी रेज्ड फॉर अ प्रोजेक्ट, इट विल बी रेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अ प्रोजेक्ट, कि कोई बिजनेस प्रोजेक्ट में डाल रहा है। तो कम से कम जितना हम लोग चाहते हैं उतना पैसा तो एक मिनिमम आ जाना चाहिए, वरना क्या होगा, कंपनी का पूरा फाइनेंशियल प्लान ही बिगड़ जाएगा और प्रोजेक्ट शुरू में ही बर्बाद हो जाएगा। दैट इज वाई वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है तो एक कम से कम मिनिमम इतने शेयर्स सोल्ड आउट हो जाने चाहिए, उसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? इन्होंने बोला उतना जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा हो। अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। तो तुम्हें यही याद रखना है। एग्जाम में वो लोग बोलेंगे कि एक कंपनी है जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू किया और उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा कि मिनिमम 700 करोड़ तो आना ही चाहिए, तो आंसर है 700 करोड़। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ द आंसर इज वेरी सिंपल, मिनिमम सब्सक्रिप्शन उतना ही होता है जितना कि प्रोस्पेक्टस में बताया हुआ है। सेबी के अनुसार इसका आंसर है 90%, कि जितना भी ऑफर है उसका 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो ये खाली नॉलेज के लिए रखो, पर याद तुमको वही करना है, अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। सेकंड कंडीशन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? मतलब सपोज 10 रुपये का एक शेयर है फेस वैल्यू, तो हमने अकाउंट्स में सीखा है ना कि 10 रुपये का शेयर है तो 2 रुपया 3 रुपया 3 रुपया करके आप मंगा सकते हो। तो जो पहला अमाउंट होता है उसको एप्लीकेशन मनी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ मिनिमम एप्लीकेशन मनी कम से कम होना चाहिए 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। तो अगर शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये है तो नॉमिनल अमाउंट वही 10 रुपये, तो 10 रुपये का 5% कितना होता है? 50 पैसा। तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी इतना तो होना ही चाहिए, 50 पैसा, 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। सेबी के अनुसार आंसर अलग है। सेबी बोलता है शेयर्स का एक इशू प्राइस होता है, फेस वैल्यू 10 रुपये होगा पर इशू प्राइस जो होगा वो तो ज़्यादा या कम कुछ होगा, तो इशू प्राइस का 25% उतना कम से कम होना चाहिए। ये खाली नॉलेज के लिए, मेन तुमको कंपनी लॉ वाला याद रखना है, 5% ऑफ फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तीसरी कंडीशन, लिस्टिंग कराना जरूरी है। लिस्टिंग मतलब क्या होता है? पब्लिक इशू है तो डेफिनेटली जो भी पब्लिक इशू में आप शेयर अलॉट करोगे दैट मस्ट बी लिस्टेड ऑन सम स्टॉक एक्सचेंज, ताकि लोग आपस में लिस्टिंग हो जाने के बाद, पब्लिक इशू खत्म होने के बाद लोग आपस में बाई सेल कर सकें। तो लिस्टिंग के लिए कंपनी शुड अप्लाई टू सम स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल 2 फेज में देता है। पहले देता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, फिर देता है फाइनल अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल आपको बाद में मिलता है जब आपका पूरा आईपीओ सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके पहले आपको मिलता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल। तो इन्होंने कहा
बिफोर प्रोसीडिंग विद द अलॉटमेंट द कंपनी शुड हैव रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ याद रखना, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज, सपोज हमारी कंपनी ने 2 स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई किया, NSE BSE, तो दोनों से ओके आना चाहिए लिस्टिंग का, तब आप अलॉटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट, जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता तब तक वो लोग सिर्फ हमारे इन्वेस्टर है, हमारे शेयर होल्डर नहीं है। उनसे जो भी धनराशि आई है मिनिमम, जिसको हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं, इट शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। और एक चीज़ सुन लो आज मुझसे, जब भी कोई सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाता है फॉर अ स्पेशल पर्पस, उसको एस्क्रो अकाउंट बोला जाता है। तो आप जब तक अलॉट नहीं कर देते तब तक वो धनराशि जो आई है इन्वेस्टर से, वो आप एस्क्रो अकाउंट में ही रखोगे, ठीक है, यूज़ नहीं करोगे। These are the 4 conditions: minimum subscription, minimum application money, listing approval, and last escrow bank account. Okay, allotment के 4 conditions होते हैं। अब हम बात करेंगे अंडरराइटिंग की। सर ये अंडरराइटिंग क्या होता है? I'll discuss। अंडरराइटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल इंग्लिश मीनिंग है। अंडरराइटिंग का मतलब होता है दूसरे का रिस्क अपने सर पे ले लेना, ठीक है। जैसे जब हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं अपना, तो हमारा रिस्क किसने अपने सर पे ले लिया? इंश्योरेंस कंपनी ने। तो इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइटिंग कर रही है। ओके, दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग है अंडरटेकर नहीं, अंडरराइटर, अंडरराइटिंग। इन अ पब्लिक इशू, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, खाली जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि पब्लिक इशू में 90% सिक्योरिटीज मस्ट बी सोल्ड आउट, नहीं तो क्या होगा, सेबी का नियम है, नहीं तो आपका पूरा पब्लिक इशू फ्लॉप हो जाएगा, इट विल बी फ्लॉप। तो हर कंपनी को चिंता रहती है पब्लिक इशू के वक्त कि 90% बिकेगा कि नहीं। तो टू एंश्योर कि कम से कम 90% ज़रूर बिक जाए, इसका एक तरीका है, कंपनी किसी मर्चेंट बैंकर के साथ एग्रीमेंट करेगी अंडरराइटिंग का, एंड द मर्चेंट बैंकर विल एक्ट एज अंडरराइटर। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कि कंपनी पब्लिक इशू करती है और सिर्फ 70% बिका, तो जितना भी शॉर्टफॉल है, शॉर्टेज है, वो कौन खरीद लेगा? अंडरराइटर। टू इंश्योर कि कम से कम आपकी 90% सिक्योरिटी सोल्ड आउट हो जाए और आपका IPO सक्सेसफुल हो जाए, तो दैट इज अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 40। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 देयर आर 6 कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड। नंबर 1, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अलाउड होना चाहिए कि कंपनी अंडरराइटिंग करवा सकता है। नंबर 2, सोर्सेज। अंडरराइटिंग जिन अंडरराइटर से करवाया है वो तो कुछ कमीशन लेंगे ना, उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। तो आप अंडरराइटिंग कमीशन को कैसे पे करोगे? या तो कंपनी के पुराने प्रॉफिट से, या फिर पब्लिक इशू से जो पैसा आएगा उससे निकाल के भी दे सकते हो। तो दोनों ऑप्शन अलाउड है। थर्ड, व्हाट इज द रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन? शेयर्स के लिए 5%, डिवेंचर के लिए 2.5%। परफेक्ट आंसर बोले तो 5% और द रेट मेंशन इन द आर्टिकल्स व्हिचएवर इज लोअर, लाइक दैट। फोर्थ कंडीशन, प्रोस्पेक्टस जब बढ़ता है तो उसमें डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हमने किसको अंडरराइटर रखा है, अंडरराइटिंग करा है, ऑल द डिटेल्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। 5 नंबर, अंडरराइटिंग सिर्फ पब्लिक ऑफर वाले पोर्शन पे होगा। ये तुम लोग जानते नहीं हो, मैं तुम लोग को एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ठीक है। कभी भी कोई कंपनी अगर पब्लिक इशू लाती है तो सेबी का नियम है कि कम से कम 20% ऑफ द इशू मस्ट बी परचेज्ड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी के मेन कंट्रोलर होते हैं, वो खरीदेंगे, तो उस पोर्शन का अंडरराइटिंग नहीं होता, उसका कोई अंडरराइटिंग कमीशन नहीं पे होता, बिकॉज वो तो प्रमोटर को लेना ही पड़ेगा। 6 नंबर, अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट आप लोग डिस्क्लोज करोगे डिटेल्स में प्रोस्पेक्टस के अंदर कि कोई भी इन्वेस्टर चाहे तो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट आके पढ़ सकता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में वगैरह, ठीक है, और इसकी एक कॉपी ROC में जमा भी करनी पड़ती है। ये था पब्लिक इशू जो मैंने डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तुम्हारे साथ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट को समझने का सिंपल तरीका है, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ शार्क टैंक, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि हम पब्लिक इशू नहीं कर रहे, बल्कि हम सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स जो पैसे वाले हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे कंपनी का शेयर्स खरीद लीजिए इन वन शॉट, दैट्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट। सिंस ये पब्लिक इशू नहीं है इसीलिए यहाँ पर नियम कानून थोड़े कम है, ईजी होता है ये मनी रेज करना। ये रास्ता हर कंपनी के लिए खुला है, OPC नहीं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये दोनों इस रास्ते पर जा सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट की कोई मार्केटिंग नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली यू डोंट वांट पब्लिक टू इन्वेस्ट, यू वांट ओनली सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। अब इसके नियम क्या क्या हैं? पहला, सबसे पहले है हमारे सामने मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट।
बेसिकली जैसे पब्लिक इशू में कंपनी प्रोस्पेक्टस बांटती है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रोस्पेक्टस नहीं बांटा जाता, एक लेटर बांटा जाता है जिसको हम कहते हैं पोका लेटर। क्या कहते हैं? पोका लेटर। पोका, PPOCA, पोका लेटर। पोका लेटर क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। तो कंपनी सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को पोका लेटर भेजती है पास 4 के फॉर्म में और उनको इनवाइट करती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। वो इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमारा ये ऑफर लेटर किसी और को रिनाउंस नहीं कर सकते। जिसको इनवाइट किया केवल वही इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऑफर लेटर कैन नॉट बी रिनाउंस्ड, मतलब जिनको हम इनवाइट करें। अब जैसे शार्क टैंक है, शार्क टैंक में क्या होता था, जो भी कंपनियां आती थी पिच करने के लिए तो वो 5 शार्क बैठे होते थे, उनको इनवाइट करते। अब वो लोग नहीं लेते तो टीवी में हम बैठे, हम थोड़ा ले सकते थे कि हम लेंगे तुम्हारी कंपनी में शेयर्स, ऐसा तो होता नहीं है। तो जिनको अप्रोच किया जा रहा है केवल वही खरीद सकते हैं और कोई नहीं। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए द कंपनी मस्ट पास स्पेशल रेजोल्यूशन। 1 साल के अंदर, एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप मैक्सिमम 200 लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। कितने? सर मैक्सिमम 200 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करें। ये 200 की लिमिट अलग अलग काउंट होगी, मतलब इक्विटी शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट है तो 200%, प्रेफरेंस शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट है तो उसके लिए अलग 200%, डिबेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट उसके लिए अलग 200%। सो 200 हर बार काउंट होगा फॉर एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटी। आप 1 साल में कितनी बार भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, कोई इसकी लिमिट नहीं है। 200 पर्सनस के अंदर एम्प्लॉइज काउंट नहीं होते और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स काउंट नहीं होते। नेक्स्ट, जब तक कंपनी पुराने एक तो पहली बात है, 1 साल के अंदर कंपनी जितने चाहे उतने बार प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, बट लिमिट होता है मैक्सिमम 200 का। मतलब अगर इक्विटी शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है तो मैक्सिमम 200% हो सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर। अब आप कितनी बार भी ऑफर निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम गोज फॉर प्रेफरेंस एंड सेम गोज फॉर डिवेंचर। अब अगर आपने जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर निकाला था, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता आप नेक्स्ट पीपी ऑफर लेके नहीं आ सकते। तो एक खत्म करो फिर दूसरे में आओ। इन दोनों पॉइंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इश्यूज। 1 साल के अंदर आप कितने बार भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, बट वही है कि मैक्सिमम 200 इन्वेस्टर्स फॉर इक्विटी एंड लाइक दैट। इसका कोई मार्केटिंग नहीं होता। आपने जब उनको ऑफर लेटर दिया तो उन इन्वेस्टर्स को अगर पसंद आता है तो वो आपको पैसा देंगे। जब वो आपको पैसा देंगे वहां से 60 दिन के अंदर, जब वो आपको पैसा दे देंगे वहां से 60 दिन के अंदर आप अलॉटमेंट कर दो। नहीं कर सकते तो नेक्स्ट 15 डेज में रिफंड कर दो। अगर आपने नेक्स्ट 15 डेज में रिफंड नहीं किया तो 60th डे से ही 12% पर एनम इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। देन यू हैव टू पे अमाउंट प्लस 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 60th डे। सो दीज आर द मेन प्रोविजंस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, तो ये अलॉटमेंट का था, रिविजन मैंने करा दिया। I hope these revision series are very helpful to you because first time हो रहा है that I am putting so much of effort into all this extra curricular activities. I hope you like it. It encourages me. अगला revision जो आएगा that will be share capital. allotment के बाद एकदम लाइन से चलेंगे हम लोग। तो अगला चैप्टर होगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बहुत बड़ा है तो वो मैं एक बार में रिवाइज नहीं कराऊंगा, 3 टुकड़ों में रिवाइज कराऊंगा। ओके, थैंक यू।